हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो फाइनली हमारे दो यूनिट्स ख़त्म हो गए। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी आप बोल सकते हैं। दो यूनिट हमारी फिनिश हो गई है। आज हम तीसरे यूनिट यानी मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर मैग्नेटिज़्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको इसके पहले वाले लेक्चर देखने हैं, ठीक है, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, तो मैं प्लेलिस्ट आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस वीडियो के बाद आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आएगा टेलीग्राम का, वो हमारा टेलीग्राम का एक ग्रुप है, वहाँ आप ज्वाइन करके जो मैं नोट्स होता है वो पीडीएफ के फॉर्म में वहाँ अपलोड कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वहाँ डालता रहता हूँ, तो आप मेरे इस ग्रुप को टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो तीसरा यूनिट है वो कौन सा है? यूनिट थर्ड हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर जैसे आप ये भी बोल सकते हैं मैग्नेटिज्म। तो हमारे पास तीसरा यूनिट कौन सा है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर आप उसे मैग्नेटिज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। मैग्नेटिक फील्ड करने से लिए पहले आपको एक चीज़ पता दे कि मैग्नेट की आप बहुत बार किए होंगे, ठीक है। आप मैग्नेट ले लें और किसी भी मैग्नेट को या फिर किसी भी आयरन को उसके आप क्लोज में लाएंगे तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि मैग्नेट के अराउंड एक रीजन होता है, एक स्पेस होता है, जहाँ पर किसी भी आप मैग्नेट को या फिर आयरन को प्लेस करेंगे या फिर उसके कांटेक्ट में लाएंगे ना, तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है, ठीक है। उस पर एक फोर्स लग जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक आपको एक्सपेरिमेंट देखना होगा। एक चीज़ आप और ध्यान दें कि मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं आपके पास मैग्नेट है, ठीक है, उसके अगर आप आसपास एक मैग्नेटिक कंपास लाएंगे तो वो क्या होगा, वो डिफ्लेक्शन शो करने लगता है। वो क्या होता है, वो डिफ्लेक्ट होने लगता है, ठीक है। और एक चीज़ और देख लेते हैं, हमारे जो थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं इसके पीछे। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, हम उनके पास एक करंट था, ठीक है। करंट था जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। उनके पास एक करंट था, उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। थोड़ा सा हिस्ट्री बात करेंगे, अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई एक वायर है, उसमें क्या आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, अगर यहाँ पर कोई एक मैग्नेटिक कंपास लाएंगे, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिफ्लेक्ट होगा। वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। और अगर हम करंट की डायरेक्शन को क्या कर दें, चेंज कर दें, तो उसकी डिफ्लेक्शन की भी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। समझ में आया? मीन्स उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, अगर उनके पास एक कोई करंट, कोई वायर में अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर उसके नियर में, उसके क्लोज में एक कोई मैग्नेटिक कंपास लाएंगे तो वो क्या होगा, वो डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा, यानी वो डिफ्लेक्ट होता रहेगा। अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करें तो उसकी डिफ्लेक्शन की भी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ये तो हो गया। तो इन्होंने यहाँ से ऑब्ज़र्व किया, ठीक है, इन्होंने यहाँ से ऑब्ज़र्व किया कि ये डिफ्लेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, क्योंकि ये जो डिफ्लेक्शन होता है किसकी वजह से होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। तो उनका मानना ये है कि अगर किसी भी वायर में, ठीक है, किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्रिएट हो जाता है, ठीक है। उसके अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन से यही फाइंड आउट किया कि अगर कहीं भी, अगर किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड में क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने और ऑब्जर्व किया, अगर यहाँ पर करंट है, ठीक है, एक वायर है, मान लेते हैं इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और यहाँ पर चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू को रख दें और आराम से ये रुका रहे,
तो इस पे जो इसके अलोंग जो होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या मैग्नेटिक फोर्स से आप बोल सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लगेगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो आगे की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कैसे होगा। कोई करंट है, कोई करंट फ्लो हो रहा है आई किसी वायर में, और कोई चार्ज शुरू रखेंगे तो इस पर कोई भी फोर्स एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर करंट आई फ्लो हो रहा है और इस चार्ज को क्या कर दें, हम स्पीड दे दें, भाई तू भी चल मूव कर, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये चार्ज यहाँ पर आने लगेगा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, वो भी नहीं देख रहे, कैसा भी हो सकता है, लेकिन वो डिफ्लैक्ट होने लगेगा चार्ज। इसका मतलब क्या है, इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है, इस पर एक फोर्स लग रहा है, जो किसकी वजह से लगता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगता है, ठीक है। अब एक चीज़ आप देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इसमें हमने कोई चार्ज प्लेस किया, ठीक है, चार्ज को हमने रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम चार्ज चाहे मूव करें या ना मूव करें, दोनों के ही केस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है। किसके इक्वल होता है, क्यूई के इक्वल होता है। उस केस में क्या लगता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो रेस्ट कंडीशन में है तभी भी क्यूई लगेगा, अगर वो चार्ज मूव कर रहा है तभी भी क्यूई लगेगा। लेकिन मैग्नेटिक में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं ये है, और कोई चार्ज यहाँ पर क्यों ऐसे बैठा हुआ, चुपका ऐसे बैठा है, ठीक है, और ये मूव नहीं कर रहा है, तो इस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा जब तक उसमें मूवमेंट ना हो। इसलिए इस यूनिट का ही नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर बहुत एनसीईआरटी वगैरह में इसको मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म भी इस यूनिट को बोलते हैं। तो सबसे पहला जो इसका कॉन्सेप्ट है बायोट सावर्ट्स लॉ, उसके बारे में देखते हैं। ये तो फिलहाल था एक हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में क्या, इसमें एक समझने लायक चीज़ें ये है कि अगर किसी भी करंट में, किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो होगा तो उसके अराउंड क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। यहाँ से ऑब्जर्वेशन भी थोड़ा सा देखे थे। अब हमारे पास क्या है, बायोट सावर्ट्स लॉ, उसको भी देख लेते, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोट सावर्ट्स लॉ तो है ही इंपॉर्टेंट। जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उसको बीच बीच में बता देंगे कि हाँ ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कभी भी मत छोड़ना एग्ज़ाम में अपने। बायो सावर्ट्स लॉ, इसमें जो टी होता है वो साइलेंट होता है। बायोट सावर्ट्स लॉ क्या है, एक वायर है, ठीक है, या तो इंटीग्रेशन का सिंबल बना दिए। एक वायर है जिसका लेंथ कितना है, एल लेंथ का है, ठीक है। एक वायर है, इसका लेंथ कितना है, एल है, ठीक, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, इसका लेंथ कितना है, एल लेंथ का है, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। तो हमें एक चीज़ पता है, अगर किसी भी करंट में, किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो होगा तो उसके अराउंड में क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो सपोज कर रहे हैं हम पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखेंगे। बेसिकली क्या करेंगे, इस वायर में क्या होता है, जब करंट फ्लो होता है तो चार्जेस होते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट यही होता है। वायर में क्या होता है, चार्ज फ्लो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। तो जब चार्ज मूव करेंगे तो चार्ज क्या होंगे, वेलोसिटी में होंगे, चार्ज क्या होंगे, वेलोसिटी को करेंगे, ठीक है। तो अगर चार्ज मतलब चार्ज मूव करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, एक करंट तो आएगा ही, ठीक। अगर यहाँ पर किस मैग्नेटिक फील्ड निकलना चाहते हैं तो इस वाले चार्ज के लिए भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे चार्जेस होंगे और बहुत सारे चार्जेस की वजह से यहाँ पर यहाँ से चार्जेस के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके लिए एक अलग, यहाँ कोई चार्ज होगा इसके लिए अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पर कोई चार्ज होगा उसके लिए अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पर कोई चार्ज होगा इसके लिए अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। यहाँ पर यानी हर चार्ज के लिए, हर एलिमेंट्स के लिए, हर लेंथ के लिए अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है।
तो हर चार्जेस के लिए, मतलब हर चार्जेस के लिए अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर एक चीज़ हम देखें, अगर हम छुटकू सा लेंथ dl ले लेते हैं, छोटा सा, बहुत छोटा सा छुटकू सा लेंथ dl ले लेते हैं, और यहाँ से हम इस लाइन को, पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, और ये डिस्टेंस कितना है, r है। सबके अलोंग अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि छोटा सा एलिमेंट्स dl, छोटा सा लेंथ एलिमेंट्स dl लेते हैं, और उसके अलोंग में क्या हम निकाल लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। अगर उसके लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो पूरे को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरे निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ पर ऐसे है कि अगर हम यहाँ छोटकू सा dl लेंथ का, अगर dl लेंथ के लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें, तो पूरा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड होता है, हम मान लेते हैं एंगल जो बना रही है, जो लेंथ dl लेंथ, क्योंकि करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और ये जो है dl लेंथ, ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है। एक चीज़ यहाँ पर आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, dl लेंथ और e की डायरेक्शन कौन सी होगी। तो यहाँ हमेशा आप जो dl लेंथ की जो डायरेक्शन लेंगे वो हमेशा करंट की डायरेक्शन में ही लेंगे। ठीक है, जो dl लेंथ की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा किसकी डायरेक्शन में होगी, करंट की डायरेक्शन में। तो dv जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ठीक, और एक चीज़ और देख लेते हैं, जो dv होता है मैग्नेटिक फील्ड, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, छुटकू से लेंथ के। छुटकू सा लेंथ कितना है, dl लेंथ। ठीक है, छोटा सा लेंथ जो है, छुटकू सा है लेंथ, वो क्या है, dl लेंथ है। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा dv, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, दोनों के बीच के dl लेंथ और r के बीच में जो साइन थीटा जो फॉर्म हो रहा है एंगल, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा dv इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, r स्क्वायर के। अब इन सभी इक्वेशन को आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। ये तो आपको बुक में था इसलिए, लेकिन अभी आपको एक अच्छी चीज़ बताएंगे, बहुत अच्छी चीज़। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबको कंबाइन करेंगे तो dv इक्वल्स टू म्यू नॉट कह रहा हूँ, अभी करेंगे i dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का है वो उसको ऊपर ले दे, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसको नीचे कर दिए। तो यहाँ पर क्या होगा, एक अगर प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटेगा, ठीक है, अगर ये प्रोपोर्शनल है, अगर एक सिंबल हटेगा तो कांस्टेंट लगेगा। dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dv इक्वल्स टू, हाँ एक चीज़ को अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बायोट-सैवर्ट्स लॉ की वजह से जो लॉ होता है, इसमें हम बेसिकली क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो dv इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आएगा k, उसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये जो बायोट-सैवर्ट्स लॉ है, इसका ये स्केलर फॉर्म है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में करें तो क्या करेंगे, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में करना चाहें तो यहाँ से अगर हम ऊपर नीचे, पहले ये तो फार्मूला हो गया, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में करना चाहते हैं तो इसके ऊपर और नीचे r से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा, या आर को इसके बीच में लिया, साइन थीटा अपॉन r क्यूब। अब क्या है, ए बी साइन थीटा, क्या है, a क्रॉस b। तो dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस r। ठीक है, आई डी एल क्रॉस r अपॉन r क्यूब। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में है, और एक कौन सा फॉर्म है, स्केलर फॉर्म। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे,
कि इसकी यूनिट देख लेते हैं। इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट क्या है, इसकी जो यूनिट होती है एसआई में वो क्या होती है, टेस्ला। तो माफ़ी चाहूँगा, मेरा एक छोटा सा भाई है वो आ गया था। तो हम कहाँ पे पहुँचे थे, किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, उस मिलवाऊंगा आपसे, ठीक है। तो हम कहाँ पे बात कर रहे थे, यूनिट की बात, ठीक है। यूनिट पे हम पहुँचे थे, हमने देखा कि एक हमारे पास एक वायर है, ठीक है। वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक। अब हमने यहाँ से छोटा सा छोटकू सा लेंथ एलिमेंट लिया, डीएल लेंथ। इसके लिए क्या हम निकालेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइनली क्या आई, डी वी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, स्केलर फॉर्म में है। अगर ऊपर नीचे आर से हम मल्टीप्लाई करें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ये ए बी साइन थीटा क्या है, डी एल क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब बात करेंगे इसकी यूनिट की, ठीक है। तो यूनिट में इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो टेस्ला होती है, और एक यूनिट इसकी क्या होती है, वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये कहाँ से आएगा, कहाँ से आया, आगे हम डिस्कस करेंगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तब वहाँ फाई वी क्या होता था, जैसे वहाँ फाई ई जो होता था गॉस थ्योरम में, वहाँ फाई बी क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, इसमें ये मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर, ठीक है। तो वेबर इसकी यूनिट होती है, तो ये बी ए होता है। वहाँ ई ए कॉस थीटा होता है, यहाँ बी ए कॉस थीटा होता है, ठीक है। यहाँ बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेबर, ये इसका एरिया का है, तो ये मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो इधर आएगा तो वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, यहाँ तो आपका हो गया एसआई यूनिट, ठीक है। यूनिट हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो म्यू नॉट होता है इसे क्या बोलते हैं, म्यू नॉट को बोलते हैं बेसिकली परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। वहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी, यहाँ परमिएबिलिटी। आगे की वीडियो जब हम जो अर्थ मैग्नेटिज्म जो स्टार्ट करेंगे, अर्थ मैग्नेट जब पढ़ेंगे उसके आगे, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, कितना एबिलिटी, ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ से मतलब है, ठीक है। यहाँ पर जो परमिएबिलिटी का मतलब है वो स्ट्रेंथ, यानी जो कितना परमिएबल है मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट करने के लिए, ठीक है। जब वहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिबिलिटी भी आता है, वहाँ भी वही होगा, रिलेटिव परमिटिविटी, जो रिलेटिव परमिटिविटी वगैरह वहाँ सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप यहाँ तक ये जान लीजिए कि जो म्यू नॉट होता है ये क्या होता है, परमिबिलिटी ऑफ ए फ्री स्पेस, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻⁷। इसकी यूनिट क्या होती है, ये क्या होती है, वेबर, वेबर, और ये मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि अगर हमें इसकी यूनिट निकालनी है तो ये वेबर इंटू मीटर स्क्वायर, करंट नीचे क्या हो जाएगा, एम्पेयर, इंटू डी एल लेंथ कितना है, मीटर, ठीक है। एम से एम कैंसिल, तो इसका जो यूनिट है 10⁻⁷ वेबर, वेबर मीटर एम्पेयर इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की बात यह है कि इसकी डायरेक्शन, आपको एक चीज़ बता दें, डायरेक्शन आप बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में आपको डांस करना पड़ सकता है, क्योंकि कभी आप उंगली ऐसे करेंगे, कभी ऐसे करेंगे, कभी ऐसे करेंगे, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि बेसिकली बात करें कैसे हम इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो रूल है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ, इसको मिटा दे रहे हैं, आप इस बार स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट हो गया। चलो तो मिटाते हैं। अब हम डायरेक्शन पे देखते हैं, डीवी की डायरेक्शन। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है वो कैसा है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और डीवी लेंथ के लिए आया था, पूरा नहीं आया था। पूरा लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। डीवी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई
डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है, आर क्यूब। पहला तो आप यहाँ पर अब जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला सिस्टम होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट का कैसे हम डायरेक्शन निकालते हैं उसको भी देख लेते हैं। अगर डी एल क्रॉस आर है तो इसमें आप डायरेक्शन यहाँ का आप कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बी लिख देते हैं सीधे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड है आप डी एल क्रॉस आर, ठीक है, आर ये है, डी एल ये है, ठीक। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि जो अपनी फिंगर्स होती है डी एल से आर की तरफ कर्ल कीजिए, ठीक है, मतलब डी एल ये है और आर की तरफ आप जब कर्ल करेंगे तो जो थंब होगा ना वो डायरेक्शन होगा, ठीक है, डायरेक्शन जो थंब होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल्स, ठीक है। अगर आप इसको घुमाएंगे इधर, ठीक है, तो वो स्क्रू किधर जाएगा, अंदर जाएगा, ठीक। तो आपके पास डायरेक्शन निकालने के लिए ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है आपके पास, सबसे बेस्ट तरीका, आप ये सब करेंगे ही नहीं, आप सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि इस थंब को, ठीक है, इस थंब को आप करंट के डायरेक्शन में रखें, ठीक है। ये जो थंब है, राइट हैंड की जो थंब है, वो क्या है करेंगे आप करंट के डायरेक्शन में करेंगे, और ये वाली जो फिंगर है मिडिल फिंगर आप उस पॉइंट पे रखेंगे जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। और अगर आप ऐसे करेंगे तो जो थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, ठीक है। वो जो थंब होगा, ठीक है, जो बेसिकली जो पाम होगा, सॉरी थंब नहीं, जो आपका जो पाम होगा वो क्या बताएगा, वो बताएगा आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अगर अगर करंट इधर फ्लो हो रहा है तो अगर हम ये वाली फिंगर करंट की डायरेक्शन में प्लेस करेंगे और इस पॉइंट पे हमें निकालना है, ठीक है, तो जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इन्वर्ट के लिए क्रॉस अप्लाई करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन इन्वर्ट के लिए क्रॉस, आउटवर्ड के लिए डॉट, ठीक है। इन्वर्ट के लिए क्रॉस सिंबल यूज़ करते हैं एंड आउटवर्ड के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, डॉट सिंबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन भी हो गया आपका। फाइनली आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे, ठीक है। कल की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अगर इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है, तो उसके लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड किसी एक पॉइंट पर कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को आप प्रेस कर देना, ताकि जैसे भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके नोट्स में अभी मैं PDF के फॉर्म में अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।